हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंस का जो पार्ट था वो 2 वीडियोस के अंदर कर लिया था। एक टॉपिक बचा है हमारे पास इसमें, जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव या फिर 1-1 ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू या इन्वर्टिबल। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं, तो बाइजेक्टिव को हम देख लेते हैं। 1-1 को, इस 1-1 जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। जो इंजेक्टिव भी है फंक्शन और सरजेक्टिव भी है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल। दोबारा सुन लो, जो 1-1 है उसको इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं। जो 1-1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, दैट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव। और ये हमारे पास जो बाइजेक्टिव होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल। 1-1 ऑन टू को समझने का बड़ा सिंपल मेथड है। अगर आप पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे हम, अलग अलग है ना, एंड ऑन। आराम से देखो, बड़ी सिंपल चीज़ है। पहले तो ये कि मैपिंग स्टार्ट कैसे होती है, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है जो ए से बी पे मैप कर रहा है। ठीक है, +1 में हमने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड की थी। यहाँ पर हम डोमेन की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल हम रेंज की बात करेंगे। पहले तो इसको देखो, आराम से देख लो, जो भी कर रहे हो इसको स्लो, और अगर आपको लग रहा है फास्ट है उसी टाइम पे वीडियो पॉज करो, जो पहले देखी थी वहाँ तक आओ और लिख लो अगर तो अच्छी बात है। एरो से पहले हमेशा क्या होगी, डोमेन। एरो के बाद क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब एक्स की जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो ए में है। जो डोमेन की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वो हमारे पास जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, कोडोमेन। एक आराम से क्वेश्चन पकड़ते हैं, पहले सिंपल से हम स्टार्टिंग से करते हैं। मान लो मैं चलता हूँ n to n। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, n to n, क्योंकि बेसिक ही है। अगर बेसिक क्लियर हो गया एग्जांपल अपने आप हो जाएंगी। फंक्शन में ले लेता हूँ 2x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। बाकी इसके वर्किंग रूल हैं वो इससे भी सिंपल है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, फिर वो सब आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको बर्डन लगेगा कि मैं कोई क्रैमिंग कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ है। यहाँ मैं बना रहा हूँ डोमेन, यहाँ मैं बना रहा हूँ कोडोमेन। ठीक है, ये हमारे क्या है, डोमेन, और ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन। ये दोनों आपको क्वेश्चन में पक्का दे रखी होंगी, डोमेन भी और कोडोमेन भी। डोमेन में कौन से एलिमेंट हैं, एन यानी कि नेचुरल नंबर ना, तो सारे नेचुरल नंबर लिखो जितने आपके पास लिख सकते हो पॉसिबल। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, अप टू सो ऑन, ये लिख दीजिए। यहाँ भी लिख दोगे, कोड में भी तो वही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अलर्ट रहना, ठीक है, आराम से। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, f ऑफ 1, x को 1 पुट किया, आंसर क्या आएगा, 2 × 1 क्या आ गया, 2। 1 का आंसर क्या आ गया, 2। 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो 6, 4 पुट करूंगा तो 8। ठीक है, ये मैपिंग हो रही है, ध्यान से देखना होगा ना। पहले तो मेरे को ये बताओ, किसी फंक्शन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वैल्यू पुट करने से 2 आंसर आ जाएं। एक वैल्यू पुट करूं मैं, यहाँ पर x को 1 पुट करूं, यहाँ 2 आंसर आ जाएं, कभी नहीं होता। वो फंक्शन ही नहीं, रिलेशन में ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। 1 to many फंक्शन होता ही नहीं है। 1 to many रिलेशन तो है, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन 1 to many कोई फंक्शन नहीं होता। फंक्शन या तो 1-1 होगा या फिर many to 1। many to 1 पॉसिबल है, जैसे many to 1 का मतलब क्या, f(x) = x है। मैंने x को -1 पुट किया, आंसर 1 आ गया, और 1 पुट किया तो 1 आ गया। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि -1 का आंसर भी क्या आएगा,
1, और 1 का भी क्या आएगा, मैनी टू 1 हो सकता है, पर 1 टू मैनी तो पॉसिबल नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप ना। अच्छा, अगर मैं 1 1 की बात करूं तो सिंपल सी एक बात है, क्या, अब देखो ये क्या है, मैनी टू 1, दो डोमेन के एलिमेंट्स का सेम आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, मैनी टू 1, दो चीज़ें एक ही उस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, एक ही एलिमेंट को, उनकी इमेज एक ही है, उनकी इमेज होती है ना। अगर हर एलिमेंट की, अगर देखो हमारे पास ये फंक्शन है तो यूनिक, तो जो इमेज है वो यूनिक होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि हर एक की अलग अलग, 1 की 2 तो 2 की 4, दो का आंसर सेम ना हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, क्या था हमारे पास, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, अलग अलग की ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज, उनकी अलग अलग इमेज हो, हर एक की अलग अलग इमेज, इन बोर्ड में है सबकी अलग, दो का आंसर सेम नहीं, -1 की 1 है ना, तो 1 की कुछ और यूनिक हो, इसकी भी इस सेम ना हो, मतलब ठीक है ना, अलग अलग देखिए, आपको कहीं ऐसे ना दिखे कि ये दोनों एक ही जगह मैप कर रहे हैं सब, हाँ ये नहीं हो सकता है 1 5 पे जाए, 5 पे 1 पे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन दो का आंसर कोई एक ना आए हमारे पास, सब ये 1 1 है, देखो ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब ऑन टू पे चलते हैं, ये भी और रिवाइज कर लेंगे, बट अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ऑन टू में क्या है, इसकी रेंज क्या आएगी, देखो अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ ना, इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ, रेंज क्या बनेगी, देखो ना, पहले क्या आया 2 4 6 8 है ना, ऐसे चल 10 12 ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। क्या ये रेंज इस कोडोमेन के बराबर है, क्या कोडोमेन होती है ना, क्या ये इसके बराबर आई, ये इसका छोटा पार्ट, ये तो इसका सबसेट हो गया ना। रेंज कोडोमेन से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट या तो रेंज कोडोमेन के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। अगर तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई फिर तो वो ऑन टू हो गया, ठीक है, अगर वो उससे छोटी रह गई तो वो ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब देखो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं हमारे पास ना जो किसी का आंसर नहीं, क्या कभी 1 आंसर आएगा, नो। देखो मैं x को हाफ पुट करूँ तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन x को हाफ कैसे पुट करूँ, x क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, वो वैल्यू यहीं से आएगी ना इसकी हमारे पास, तो 1 कभी आंसर 3, ऑड नंबर तो कभी आंसर आएंगे नहीं इसके हमारे पास, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 1 ऑन टू जो हमारे पास अगर होता तो कैसे होता, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ f(x) = x, है ना, क्या लिखता हूँ मैं, सेम है वही है f(x) = x, तो मैं वही ऐसे डोमेन बना लेता हूँ, और ऐसे ही कोडोमेन, डोमेन मैंने क्या बना ली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो, ठीक है। अब मैं x को 1 पुट करूँगा, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। 2 पुट करूँगा तो यही है, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 4 5 5 1 1 है, क्लैरिटी है ना, एक को जा रहा है, कोई ऐसे नहीं हो रहा कि दो एलिमेंट सेम को जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट बचेगा इसका, इसकी रेंज क्या आएगी, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर आएंगे ना, तो इसकी रेंज भी क्या आ गई, n आ गई, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई हमारे पास। तो ऑन टू में सिर्फ ये चेक करना है क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है, अगर वो है तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू। अब देखो बेटा क्या है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब मैंने आपको सिंपल सी बात कह दी, ऐसा फंक्शन में कभी नहीं होता, सिंपल सी बात है, x² भी है, आपने -1 पुट किया, आंसर 1, क्या दोबारा -1 पुट करके कुछ और आंसर आ सकता है, -1 मैं 2 कह सकता हूँ, कुछ भी कुछ हो, एक बार एक वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया, वो तो चाहे 100 बार लिख लो आंसर तो सेम रहेगा ना, चेंज नहीं होता। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, बिल्कुल वो ऐसा है, तो अगर 1 का आंसर 1 है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स करोगे दोबारा 1 पे ही आ जाओ, 2 का 2 है दोबारा 2 पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं कि 2 का 2 2 5 भी हो सकता है, 2 3 भी, लेकिन सबका एक एक हो और कोई एलिमेंट यहाँ बचे ना, तो ये देखो जा भी रहा है और आ भी रहा है, इसका मतलब। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से मैं 1 का इन्वर्स फाइंड करूँगा, 1 के 2 आंसर नहीं आएंगे हमारे पास, इन्वर्स भी तो फंक्शन ही है, 1 के 2 आंसर हमारे पास आ गए ना, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि 1 1 होना चाहिए तभी इन्वर्टिबल होगा। और अगर मैं वही पुरानी बात करूँ मैं, है ना,
यहाँ पे अगर मैं स्केयर वाली बात कर लेता हूँ, मान लो रियल नंबर हमारे पास हो, -2 तो कभी आंसर आएगा नहीं ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर में। अगर मैं रियल टू रियल चलता हूँ, मान लो रियल टू रियल चलता हूँ और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ मैं, तो सिंपल सी बात है ना हमारे पास, या n to n भी चले जाओ, मान लो आप n to n भी चले जाओ, है ना, तो क्या कभी 2 आंसर आएगा? कोई नेचुरल नंबर पुट करके अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 आएगा, 3 पुट परफेक्ट स्केयर ही आएंगे हमारे पास ना, ठीक है। इसको मैं अगर मैं ये कर दूँ मैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का आंसर क्या आया 1, 2 का आंसर क्या आया 4, तो 2 और 3 किसी के आंसर नहीं आए, तो इनके इन्वर्स कहाँ जाएंगे भाई? इनका इन्वर्स तो फाइंड कर ही नहीं सकते फिर आप ना, 2 का इन्वर्स होएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने आपको बताया है फंक्शन वही है जिसकी डोमेन का हर एलिमेंट पॉसिबल हो। अगर n to n है, सारे नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हो, तो 1 1 होना जरूरी है, ऑन टू कोई एलिमेंट बचे ना, यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब सम पे चलते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा, और मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंस के साथ एक बार वीडियो यहाँ तक दोबारा देख लो, उसके बाद फिर आगे चलना, ठीक है। क्योंकि यही एक, अगर ये हो गया इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक हुआ बना रखा है, फोबिया है, रिलेशनल फंक्शन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं इसको। एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आ रखे हैं, मतलब चाहे सैम्पल पेपर में हैं या बोर्ड में आ रखे हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। a to a आपके पास है r-2/3, r-2/3 का मतलब कि सारे रियल नंबर सिवाय 2/3 के, और एक फंक्शन दे रखा है आपको 4x + 3/6x - 4। प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है और उसका इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड f इनवर्स x, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो बस, एक 1 1 on 2 का, और सारी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास, जैसे इक्विवेलेंस में 3 चीज़ें थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यहाँ 2 चीज़ें, एक 1 1 और एक on 2। 1 1 का वर्किंग रूल क्या है देखो, इसमें क्या करो, लेट, हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, x1, x2 बिलोंग टू, जो एरो से पहले है यानी कि डोमेन, ठीक है, इसको बिलोंग करवा दो। सच कैसे x1 x2 हो, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। इनकी 2 इमेजेस बराबर ले ली मैंने यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा अगर समझाऊंगा आपको यहाँ पे बेटा कि ये x1 है, ये x2 है, ये f of x1 है, ये f of x2 है। मैंने इन दोनों को बराबर ले ली कि ये दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है ना कि ये भी बराबर आने चाहिए हमारे पास ना। अगर ये बराबर, मानो ये डिफरेंट हो, वही -1 का आंसर भी 1 1, इसका भी 1, तो ये 1 1 नहीं रहेगा। अगर f of x1 f of x2 इमेजेस बराबर हैं, इसका मतलब सेम एलिमेंट की बात कर रहे हो, ये x1 x2 डिफरेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है हमारे पास। तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ से, अगर आप f of x1 को f of x2 के बराबर रखते हो, रखना है आपने, यहाँ से आपको ये वेरीफाई करना है कि x1 x2 के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये 1 1 नहीं है। अब f of x1, जहाँ पे फंक्शन में x है, वहाँ जितनी बार भी x है उतनी बार क्या लगा दो, x1, 4x1 + 3/6x1 - 4 इज इक्वल टू 4x2 + 3 और 6x2 - क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है कर लोगे आप, करके देखना। जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, x1 = x2, ठीक है। तो टाइम नहीं, मुझे पता है कैलकुलेशन कर लोगे आप, तो एक ही रिजल्ट आएगा, x1 = x2। यहाँ पे मैं आपको बता, मान लो हमारे पास 2 केस बन जाए यहाँ पे, या तो एक ही केस बना है ना, हमारे पास 2 केस बन जाते, x1 - x2 ऐसे कुछ आ जाए, मान लो x1 + x2 और इज इक्वल टू 0 बनता, ठीक है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, आएगा कहीं क्वेश्चनों में, तो या तो x1 - x2 0 होगा, इसमें नहीं आ रहा, मैं वैसे एक सम बता रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो ऐसे हमारे पास आ जाए x1 = x2, x1 = -x2। देखो रियल नंबर है सारे, 2/3 को छोड़ देते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, एक 2 हो, एक -2 हो, ये पॉसिबिलिटी रियल नंबर में पॉसिबल है कि वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हो, ये पॉसिबिलिटी भी है, तो ये 1 1 नहीं होगा। एक ही पॉसिबिलिटी आनी चाहिए बस, x1 = x2, और कोई अगर पॉसिबिलिटी है तो वो 1 1 नहीं होगा। अब मान लो मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आप n to n चल रहे होते आप, ये नेचुरल नंबर है, x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं। क्या कोई नेचुरल नंबर अपने किसी और नंबर के नेगेटिव के बराबर हो सकता है जो पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव नंबर हैं और वो एक नंबर दूसरे के नेगेटिव के बराबर, तो यहाँ पे ये केस क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। सिर्फ यही रिजल्ट हमारा जो पॉसिबल होता, तो ये 1 1 बन जाता। तो
तो आपको सिंपल ये कह रहा हूँ बेटा, एक ही रिजल्ट आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। अगर इसके बिना कोई और रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजेक्टेड होना चाहिए, अगर वो पॉसिबल है तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, इसकी बात कर ली हमने। अब हम चलते हैं ऑन टू पे। ठीक है, 1 1 हो गया इसमें बराबर इसके, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या करना है आपने, लेट fx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हर में इसमें करना है fx इज इक्वल टू वाई ले लेना है। जहाँ पे fx वहाँ पे y लिख लिया, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म्स में लेके आनी है, x की वैल्यू y की टर्म्स में। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। ठीक है, 4x एक काम करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं ना, 3 प्लस 4y यहाँ ले आते हैं और वहाँ से x कॉमन लेते हैं, 6y माइनस 4। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, अब x डिफाइन है आपका, इसका मतलब ये डिफाइन होना चाहिए। अब हमें y के ऊपर कंडीशन चेक करनी है। एक चीज़ में सुन लो, अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो x की वैल्यू में यहाँ लिखो तुम x इक्वल टू, ये हमारे पास आया, इसमें कहीं x ना हो। ठीक है ना, x का आंसर में राइट में y जितने मर्जी पड़े हों, कॉन्सेंट हो, बट x नहीं होना चाहिए। तो फिल्टर करके उसको x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना डिफाइन होने के लिए, क्लियर है कि 6y माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, 6y 4 नहीं होना चाहिए, y 2 अपॉन 3 नहीं होना चाहिए ना, 4 अपॉन 6। तो रेंज हमारे पास क्या है, y के ऊपर कंडीशन है वो रेंज होती है ना, तो y यानी कि आंसर है ये आपने fx को y ले लिया तो fx की वैल्यूज आ गई ना। रेंज क्या आ रही है, सारे रियल नंबर सिवाय 2 अपॉन 3 के, यही आ गया ना। और कोड में क्या है, एरो के बाद हमेशा क्या होता है, कोड में बात कर चुके हैं इसके ना, ये हमारे पास क्या है, कोड में। इसका मतलब ये हमारे पास जो रेंज है वो कोड में की क्या आ गई, बराबर आ गई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब देखो वही लिख दो कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव। या लिख दो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, जरूरत नहीं है वैसे, बाइजेक्टिव। इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, इन्वर्स कुछ नहीं करना, आप सब कुछ फाइंड कर चुके हो। अब देखो बेटा, अगर fx इज इक्वल टू y है तो x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स y, इसका मतलब जो ये आपने x की वैल्यू फाइंड की थी, अगर मैं x की जगह क्या लिख देता हूँ, f इनवर्स y लिख दूँ, फ्रॉम 1 ना, फ्रॉम 1 f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, और अगर आपको f इनवर्स x पूछा है तो बस y की जगह x लिख दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 4, ये आपका इनवर्स है। 1 1 के लिए x1 x2 बिलोंग करवाने हैं, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रखना है, वहाँ से एक ही रिजल्ट आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। पॉसिबल एक ही रिजल्ट हो, बाकी अगर कोई और आ भी रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अगली बार ऑन टू के लिए fx को y पुट करो, x का आंसर y की फॉर्म में लेके आओ, y पे कंडीशन चेक करो कि क्या आ रही है, वहाँ से रेंज फाइंड करो। अगर वो रेंज एरो के बाद यानी कि कोड डोमेन के बराबर आती है तो ये ऑन टू हो गया। जो 1 1 भी है, ऑन टू है, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, लिखना तो जरूरत नहीं है, वैसे उसने कहा नहीं इन्वर्टिबल, लिखना तो लिख दो देयरफॉर इन्वर्टिबल। ठीक है, इसलिए ये इन्वर्टिबल भी है, मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ। तो fx y है, x की वैल्यू f इनवर्स y, यहाँ पे f इनवर्स y लिख दिया, इनवर्स फाइंड कर दिया। अगर वो x की टर्म में पूछ रहा है, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिख दो, x लिख दो। ठीक है, तो यहाँ तक इसको देख लो, एक वीडियो इसकी और लगेगी और उसके बाद हमारा ये कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, थैंक यू।